Hello guys, good morning to all. My name is Shubham Tyagi and I am here for the complete newspaper analysis for the Hindu of 11 July 2020. So let's start the session. Our first news is फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग बिगेस्ट सोलर पार्क। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नया सोलर पार्क इंट्रोड्यूस करा है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पार्क है। तो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बस यही है कि कहाँ पर है। तो ये जो सब है ये एमपी में बनाया गया इन द रीवा डिस्ट्रिक्ट। तो बस यही ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क है तो कहाँ बना है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में बना है। ये 750 मेगावाट का है और इसमें 3 सोलर यूनिट है 250 मेगावाट की। तो 3 सोलर यूनिट 250 मेगावाट की तो 750 मेगावाट का टोटल है। इसमें खास बात ध्यान रखने की ये है कि इसमें कोलैबोरेशन हुआ है दिल्ली मेट्रो रेल का। दिल्ली मेट्रो रेल ने इसमें हेल्प दी है तो इसका बेनिफिट दिल्ली मेट्रो रेल को भी मिलेगा। इसको बनाया किसने, सोलर पार्क जो इतना बड़ा सोलर बड़ा पार्क है इसको बनाया किसने है, तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ये दो। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, सच पूछा नहीं जाएगा पर रख सकते हैं। ये है एक तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है ये भी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की। तो ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है ये भी एक कंपनी है उसके अंदर। और दूसरी जो है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो बस ये दो कंपनी है, ये ध्यान रख सकते हैं। बस आप नाम थोड़ा याद रखिएगा कि एक तो रीवा से रिलेटेड है और एक हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसमें बस यही याद रखना है कि सबसे बड़ा हमारा सोलर पार्क कहाँ बना है, वो हमारा रीवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में बना है और 750 मेगावाट का है। और इसको कोलैबोरेशन इसका हुआ है दिल्ली मेट्रो रेल के साथ। बस इसमें यही जानना ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, आज निकला था ये थोड़ा सा टॉपिक निकला था रिगार्डिंग मॉनसून। तो हमें इतना मॉनसून मैं आपको बता दूंगा, एक ज्योग्राफी का अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये बोला गया है आईएमडी से जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कि इस साल 14% एक्सेस रेन होगी। और ये जो 14% एक्सेस रेन है ये बहुत ज़्यादा होती है। मेरे को तो देखिए सच बताऊँ तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ बारिश तो हमें तो नहीं दिखी कि कहाँ हो रही है इतनी एक्सेस। ये ऑन पेपर्स ही लग रहा है मुझे इस साल। लेकिन हमारे क्वेश्चंस के लिए आईएमडी बहुत ज़रूरी है कि आईएमडी क्या चीज़ है। तो इसकी सबसे पहले मिनिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से, समझते हैं कि डीएसटी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर नहीं। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। और ये क्या काम करता है, 3 काम है इसके, मेन इंपॉर्टेंट 3 काम है। कभी कोई पूछ लेता है काम क्या है, तो एक तो है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस देता है, एक वेदर फोरकास्ट करता है और तीसरा सिस्मोलॉजी। ये तीनों काम इसी के ही हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। तो बस इसमें दो ही चीज़ याद रखने की कि आईएमडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसका काम क्या है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। जो इसकी सब्सिडरीज हैं वो हैं रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर चेन्नई में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये आईआईटीएम है, ये पुणे में है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये पुणे में है। तो इसकी 2 सब्सिडरी हैं। तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि कितनी बारिश हो रही है कितनी नहीं हो रही, पर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा फोकस ऑर्गेनाइजेशंस पे दिया करिए। न्यूज़ एज सच एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी आईएमडी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगेन द सेम थिंग, द न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट जो टॉपिक है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आरटीई एक्ट की बात हुई है। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नई एक्ट गाइडलाइन पास करी है जिसमें उसने वॉयलेट कर दिया आरटीई एक्ट को, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, सर्व शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, वो एक्ट जो है। तो हम जान लेते हैं कि आरटीई एक्ट क्या है। ये पॉलिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीएपीएफ में प्रीवियस में पूछा भी जा चुका है कि आरटीई एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आरटीई एक्ट कहाँ कैसे आया है, तो आरटीई एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक फंडामेंटल राइट भी अंडर आर्टिकल 21 है। इसमें चिल्ड्रन आते हैं अंडर एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी वॉयलेट करा है राजस्थान गवर्नमेंट में, तो इसमें दिया जाता है 25% रिजर्वेशन। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस होते हैं उसको 25% रिजर्वेशन दिया जाता है, भले वो सरकारी स्कूल हो भले वो प्राइवेट स्कूल हो। ये मैंडेटरी है, ये एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी क्या हुआ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये जो 25% रिजर्वेशन जो मिलता है ये केवल बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में देंगे, हम प्राइवेट स्कूल में नहीं देंगे। तो ये सीधे सीधे उल्लंघन हो गया आरटी एक्ट का। और इन्होंने बोला है राजस्थान गवर्नमेंट ने कि जो हम एडमिशन लेंगे वो सीधा फर्स्ट क्लास से लेंगे तो मतलब आप प्री स्कूलिंग तो भूल जाइए, अगर आप राजस्थान में तो अब आपको सीधे फर्स्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा अगर किसी का छोटा बच्चा है तो ये जानने वाली बात थी। इसमें मैं आपको एक लिखा नहीं है लेकिन मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये और बता देता हूँ कि ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन,
ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। ये अंडर आर्टिकल 21A आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अंडर आर्टिकल 21A बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग, हाँ, ये आरटी एक्ट में आप देखिए इधर लिखा राजस्थान एजुकेशन गाइडलाइंस एक एनसीपीसीआर, तो इसमें एक बॉडी फिर आ गई। तो फिर मैं आपको एनसीपीसीआर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। तो एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो ये कमीशन है जो प्रोटेक्शन देता है चाइल्ड राइट्स को। तो बस हमें ध्यान रखना है किस एक्ट के थ्रू पास हुआ है, क्या मिनिस्ट्री और कौन कौन इसमें आता है। तो बस तीन ही चीज़ याद रखेंगे आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो बस उसमें यही ध्यान रखिए कि स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी है, कि ऑर्डिनेंस से आई है, किस एक्ट से आई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस मिनिस्ट्री में आती है। बस आप यही ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कोई दूर से नहीं आते हैं, यही क्वेश्चंस हैं। आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ 100% आपके क्वेश्चन हिट करेंगे, आप देखिएगा। तो एनसीपीसीआर जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहली बात तो यही है, किस एक्ट के थ्रू आई है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के थ्रू आई है। और ये किस मिनिस्ट्री में आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। इसमें चिल्ड्रन कौन कौन है, तो चिल्ड्रन हर इंसान को माना गया है जो 0 to 18 ईयर्स के बीच में। तो हर इंसान चिल्ड्रन है, अगर वो 18 साल से कम है तो इसके अकॉर्डिंग वो एक चाइल्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में आ जाती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। और इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है बाय एनसीपीसीआर एक्ट ऑफ 2005। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएपीएफ के अकॉर्डिंग, कि अभी इंडिया ने जो 5 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर लिए हैं फ्रॉम बोइंग, तो ये किसकी डील है। बस यही क्वेश्चन होता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया ने किससे लिए हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया यूएस से ले रहा है ये, तो इंडिया यूएस की डील है, बस यही याद रखना है, इससे और रिलेटेड कुछ नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल टाइप न्यूज़। और डायरेक्ट कभी कभी कुछ होता है कि सीएपीएफ में आप देखेंगे कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं जो कोई नहीं करता है। वो ये मान के चलिए उन्हीं में से ये टॉपिक है, तो वो लोग यही पूछ लेंगे कि हागिया सोफिया मॉस्क कहाँ पर है। ये एक नई मॉस्क का जिक्र हुआ है, तो अभी क्या हुआ है कि एक हागिया सोफिया मॉस्क थी, एक टर्की की मॉस्क है। तो इसे दोनों लोग मानते थे, जो क्रिश्चियन लोग थे वो भी इसमें जाते थे, जो मुस्लिम लोग थे वो भी इसमें जाते थे। ये, तो अभी क्या हुआ, टर्की ने एक लॉ पास कर दिया वहाँ की कोर्ट ने कि इसको एक मॉस्क डिक्लेयर कर दिया है। तो अब क्रिश्चियन लोग वहाँ नहीं जाएंगे अगर ये मॉस्क डिक्लेयर हो गई, तो वहाँ पे थोड़ा तनातनी चल रही है। तो हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है कौन जाता है कि नहीं जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि हागिया सोफिया मॉस्क टर्की में है। तो टर्की में है ये, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप सबको पता होगी, इंटेलिजेंट लोग हैं आप, कि टर्की की कैपिटल कहाँ पर है, तो अंकारा, अंकारा इसकी कैपिटल है टर्की की। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कभी कभी आ जाता है कि 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि हागिया सोफिया में दोनों लोग जाते थे, क्रिश्चियन और मुस्लिम, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बस ये ध्यान रखने की दो चीज़ें कि इसमें पहले दोनों लोग जाते थे, मुस्लिम क्रिश्चियन दोनों जाते थे। फिर दूसरा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पर है, टर्की में। इसको एडमायर किया जाता था बाय बोथ क्रिश्चियन बिजेंटीन एंड मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर। तो बस यही ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अब ये FRBM एक्ट का जिक्र एक एडिटोरियल में हुआ था द हिंदू के। तो वो एडिटोरियल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसमें ये एक्ट था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए। तो FRBM एक्ट में बता देता हूँ क्या है। तो एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो 2003 में आया था। तो इसमें क्या था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड ब्रिंगिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट। तो ताकि हम रेवेन्यू डेफिसिट कम करें, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाए। तो डेफिसिट क्या होता है, सिंपल मैं आपको भाषा में बताऊं तो डेफिसिट मतलब घाटा। सरकार को जिन जिन आय से पैसा प्राप्त हो रहा है और जहां जहां वो खर्च कर रही है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। मान के चलिए सरकार को पैसा कम मिल रहा है और सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है ऑन द सब्सिडी, हमें कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि सरकार को घाटा हो गया, क्योंकि उसको इतना पैसा मिल नहीं रहा है और खर्च वो ज़्यादा कर रही है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि ये घाटे को कम करने के लिए बनाया गया था। इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है अंदर फिजिकल मैनेजमेंट विद इन द कंट्री, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्ट ओवर द ईयर्स, डेप्ट होता है जो सरकार लोन उठाती है, तो ये लोग कहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं है कि इस साल आपने ज़्यादा लोन उठा लिया, अगले साल बिल्कुल नहीं उठाया, अगले साल उससे ज़्यादा उठा लिया। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीसरा, इंश्योरिंग फिजिकल स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। तो फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब बना के रखनी है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए मार्केट।
ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इस FRBM एक्ट में, इसमें टारगेट सेट किए गए थे कि इतना इतना हमें टारगेट रीच करना है। तो पहला था रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट, तो उसको बोला था कि रेवेन्यू डेफिसिट तो हमें खत्म ही कर देना है बाय द 31 मार्च 2009। और इसका मिनिमम एनुअल रिडक्शन रेट जो हर साल किस दर से हमें कम करना है, तो वो दिखा था 0.5% ऑफ GDP। ये तो पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है फिजिकल डेफिसिट टू बी बॉट डाउन एटलीस्ट 3% ऑफ GDP बाय 31 मार्च 2008। तो कम से कम 3% GDP का हमें कम करना है फिजिकल डेफिसिट को, और टोटल डेब्ट को हमें रिड्यूस करना है टू 9% ऑफ GDP। तो टोटल जो हम लोन उठा रहे हैं उसको रिड्यूस करना है 9% ऑफ GDP। तो बस ये लास्ट के जो दो हैं, एक तो फिजिकल डेफिसिट, एक टोटल डेब्ट, यही पूछ लेते हैं कभी कभी, स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। ये इतना फैक्चुअल नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अभी तक ये चल रहा है। और एक सबसे लास्ट लाइन, ये प्लीज रिमेंबर करिएगा, पूरा आप भूल जाए चलेगा, लेकिन ये लास्ट लाइन नहीं भूलिएगा कि FRBM एक्ट के लिए कमेटी बनी थी, वो किसने हेड करी थी? तो 2016 में एक कमेटी बनी थी अंडर FRBM एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए, तो NK सिंह कमेटी थी। आप ऊपर का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे चलेगा, लेकिन ये कमेटी के नाम जरूर याद रखिएगा, किसके अध्यक्षता में थी? तो NK सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी फॉर अमेंडमेंट इन द FRBM एक्ट। सो दिस इज द न्यूज़। सो लेट्स गो टू अनदर न्यूज़। हाँ, ये एक एडिटोरियल था, तो अच्छा एडिटोरियल था। आई थिंक ये ऐसे में आप, इसमें कुछ कमिटीज़ का नाम था, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कोई आता है, क्रिमिनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप ये आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उससे रिलेटेड, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाऊँ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने एक कमेटी का फॉर्म गठन किया था। तो कमेटी क्या थी? कमेटी फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉज। ये अभी सरकार ने अभी इसी साल ही कमेटी बनाई थी। ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है? भाई यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसको बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया था, बहुत लिमिटेड स्कोप दिया गया था कि बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए, और इनके पास ज़्यादा स्कोप भी नहीं था करने का। ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी बनती है क्रिमिनल सिस्टम के लिए, ये पहली बार बनी है, पहले भी बहुत सारी बनती गई हैं। किन किन चीज़ों को अमेंड करने के लिए? एक तो इंडियन पीनल कोड है, IPC जिससे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये IPC सबसे पहले कब बना था? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, 1860। फिर है CPC, इसको री रिटन करा गया था 1973 में। और एक इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर के आपने दोनों सुने होंगे, IPC और CPC, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं सुना होगा, तो इसको आप रिमेंबर कर लीजिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो बना है वो 1872 में बना है। तो ये तीन है, इनको चेंज करने का बहुत सारा पहले भी अटेम्प्ट हो चुका है। तो जैसे पहले अटेम्प्ट में मैं आपको ये बताया था, 2003 में एक मालीमत कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश करी थी कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम को सही कर सकें। फिर दूसरी थी एक जस्टिस वर्मा की पैनल थी, तो इसमें भी यही हुआ कि कैसे हम इसको अपना रिफॉर्म ला सकें, पुलिस रिफॉर्म, क्रिमिनल रिफॉर्म्स। तो कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि मालीमत कमेटी एंड जस्टिस वर्मा कमेटी रिलेटेड टू विच? तो इसका आंसर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है, बस यही। और आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल जस्टिस से क्वेश्चन है, लास्ट में लिख सकते हैं कि अर्लियर देयर वाज अ कमिटी जस्टिस VS मालीमत एंड जस्टिस वर्मा हु गेव मैनी रिफॉर्म्स बट ऑन ग्राउंड वी फाइंड नथिंग। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? जो ऊपर ये कमेटी बनी है, इसकी क्रिटिसिज्म क्या दी है? एक तो इतने बुरे टाइम पे इन्होंने कमेटी बनाई है, इस समय आप सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये अच्छा डिस्कशन करेंगे कैसे? हम सब तो अपने घर में बंद है, तो ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते, तो अच्छा डिस्कशन नहीं हो सकता जब तक आप पब्लिक के लिए लॉ बना रहे हो। लेकिन आपका जब तक पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जानोगे, तो आप बनाओगे कैसे? तो इसका क्रिटिसिज्म यही दिया गया है कि इसका टाइम सही नहीं है कमेटी का गठन करने का, पेंडेमिक में बना दिया। दूसरा, ये बात करती है ऐसे जैसे सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड द नेशन, वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड डिग्निटी, बहुत बड़े बड़े टर्म्स पे बात करती है। ये पूरा वेग कॉन्सेप्ट है, जैसे जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतनी बड़ी वेग चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हमें बात किस चीज़ पे करनी चाहिए थी? हमें बात करनी चाहिए थी कैसे हम स्पीडी ट्रायल कर सकें, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें विटनेस को, कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकें मैकेनिज्म को, और कैसे हम टॉर्चर को एलिमिनेट कर सकें। तो इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बात किस चीज़ पे हो रही थी कि वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड डिग्निटी, कम्युनिटी एंड द नेशन। तो ये बहुत सारे वेग कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, ये ऐसा आर्टिकल में ऑथर ने बोला है, आप सुनिए मत समझिएगा कि मैंने कुछ बोला। तो जो आर्टिकल में लिखा है मैं बस वो आपको समझा रहा हूँ। सबसे लास्ट लाइन, ये आप किसी भी एस्से को एंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप कहीं लिख लीजिए कि रिफॉर्म इज बेस्ट अचीव थ्रू अ कॉशियस एंड इंक्लूसिव अप्रोच। रिफॉर्म तभी आ सकता है जब सब लोग मिलके उसमें भागीदार हों।
अभी तो ऐसे टाइम पे इन्होंने कमेटी गठन कर दिया, कोई घर से नहीं निकल रहा, तो कैसे ये लोग बनाएंगे। तो बस आप ये दो जो इसमें कमेटियां बनी थी आप इनको याद रखिएगा, वीएस मलिमत एंड जस्टिस वर्मा। और ये जो 3 एक्ट हैं, आईपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये भी याद रख सकते हैं कमेटी अभी बनी है फॉर रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉस अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। सो ये बहुत ही अच्छा मेरे को एक एडिटोरियल लगा जिसमें से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं फॉर योर एस्से। मैं रोज एक एडिटोरियल इंक्लूड करूंगा ही, ताकि आपको एस्से के लिए कुछ कंटेंट मिलता रहे, कुछ नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए कंटेंट मिल जाएगा, ताकि आप जब आप अपना आंसर लिखें तो उसमें फैक्ट्स की कमी ना हो। कई बार क्या होता है कि हम जो वेग ही लिख देते हैं, जैसे इधर लिखा है कि वैल्यूज ऑफ जस्टिस डिग्निटी, तो हम भी बहुत बार वेग कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो उसकी वजह से फिर हम सोचते हैं कि हमें आंसर क्यों नहीं मिल, आंसर में नंबर क्यों नहीं मिल रहे, 20 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर 3 नंबर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें फैक्ट्स नहीं दिए हैं। जैसे अगर आप ये 2 कमेटी का नाम लिख देते हैं एंड में सजेशंस में, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, दिस इज आर लास्ट न्यूज। ये जिक्र हुआ था एक कम्युनिटी का आज न्यूज़पेपर में, उइगर कम्युनिटी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी कहाँ की है, तो एक चाइनीज की कम्युनिटी है, चाइना की कम्युनिटी अंदर जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन। और ये, और ध्यान रखिएगा, चाइनीज की मुस्लिम कम्युनिटी है, और ये वन ऑफ द 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी है चाइना की। तो वही मुस्लिम कम्युनिटी है चाइना की। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि उइगर कम्युनिटी कहाँ की है, तो चाइना की कम्युनिटी। So I hope you like my lecture. So please do subscribe, like and share my channel Study Funda। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है हमेशा 24/7, तो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है लेक्चर में या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ लिखिए कमेंट में, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।